हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फार्मेसी एक्ट, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट। जो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए एग्जिट एग्जाम, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्या होता है फार्मेसी एक्ट? फार्मेसी एक्ट कब बना था और क्यों बना था, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो फार्मेसी एक्ट पास हुआ था 1948 में। फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था? 1948 में पास हुआ था। और कम इनटू फोर्स जब कम इनटू फोर्स आया था 4 मार्च 1948 में हमारे आया था इसमें कम इनटू फोर्स इन। ओके। और इसके फार्मेसी एक्ट के कुछ अमेंडमेंट हैं, वो हुए थे 1976, ठीक है, 1959 और 1981। ये थे हमारे कुछ अमेंडमेंट रिलेटेड टू फार्मेसी एक्ट। तो फार्मेसी एक्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि जो रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी की जो प्रैक्टिस है उसको रेगुलेट किया जाए पूरे इंडिया में। और जो फार्मेसी एजुकेशन के कुछ रूल और रेगुलेशन हैं उसको भी क्या किया जाए, अच्छे से रेगुलेट किया जाए। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव इज द रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड रेगुलेशन ऑफ द फार्मेसी एजुकेशन, ठीक है। और इसकी एक सेंट्रल काउंसिल है जिसको बोलते हैं पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आता है। पीसीआई किसके अंडर में आती है? कौन से सेक्शन के अंडर आती है? सेक्शन 3 के अंडर में आती है हमारा पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना था? हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1949 में। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया और 1949 में पीसीआई का हुआ था कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। और जो पर एवरी 5 ईयर में, ठीक है, एवरी 5 ईयर में पीसीआई का क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। ये था हमारा थोड़ा बहुत फार्मेसी एक्ट और पीसीआई के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Who among the following is referred to father of Indian pharmacy? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एमएल सराफ, असीमा चटर्जी, आर.एन. चोपड़ा एंड एच.जी. खुराना। तो जब बात हो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी की तो आंसर हो जाएगा ए, एमएल सराफ हो जाएगा फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। क्वेश्चन नंबर 2, फार्मेसी एक्ट पास इन द ईयर। मैंने अभी बोला था फार्मेसी एक्ट पास हुआ था 1948 में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। और कम इनटू फोर्स इन 4 मार्च। ओके, 4 मार्च 1948 में हमारा आया था कम इनटू फोर्स इन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1948 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, The first central council was constituted by the central government. फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल की बात हो रही है, इसका मतलब बात हो रही है पीसीआई की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को हम बोल सकते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। पीसीआई को हम पीसीआई ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो कब आई थी? 1957, 1947, 1949 और 1950। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1949 पीसीआई। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई? जो अभी करंट पीसीआई का प्रेसिडेंट की बात हो रही है, डॉक्टर एम पटेल, डॉक्टर बी सुरेश, डॉक्टर प्रमोद यौल और डॉक्टर शैलेंद्र सराफ। तो क्या है जो करंट प्रेसिडेंट है पीसीआई का, वो है डॉक्टर एम पटेल, मतलब डॉक्टर मोंटू पटेल, ठीक है। एम से हो जाएगा मोंटू, तो डॉक्टर मोंटू पटेल इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
कब आई हुई थी? 1949 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और एवरी 5 ईयर में क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। The next question number 5. The PCI of India is reconstituted every year. कौन मतलब एवरी कौन से कितने ईयर में रिकॉन्स्टिट्यूट होगी? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ऑप्शन 10 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स और 5 ईयर। तो आंसर हमारा है 5 ईयर्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, 5 ईयर्स आंसर हो जाएगा। ओके। The next question number 6. The PCI of India is constituted by the. ये भी मैंने बार बार बताया कि PCI को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। जब PCI की बात हो तो वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है PCI को कॉन्स्टिट्यूट, और एवरी 5 ईयर में रिकॉन्स्टिट्यूट करती हैं। और PCI का प्रेसिडेंट कौन है? मोंटू पटेल, डॉक्टर मोंटू एम पटेल। ठीक है। और वो इलेक्टेड कब हुए थे? डॉक्टर एम पटेल कब इलेक्टेड हुए थे? वो हुए थे 6 अप्रैल को। कब हुए थे? 6 अप्रैल 2022 में ये हुए थे इलेक्टेड, प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not an ex officio member of PCI? अब बात हो रही है हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स की। तो मेंबर्स होते हैं हमारे, फर्स्ट होता है इलेक्टेड, सेकंड होता है नॉमिनेटेड, एंड थर्ड होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस। बी हो जाएगा बी, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सी, द डायरेक्टर ऑफ द फार्माकोपिया लेबोरेटरी, और द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं PCI के, मैं बता देती हूँ। एक होता है डायरेक्टर जनरल हेल्थ ऑफ साइंस। ओके, डायरेक्टर जनरल हेल्थ ऑफ साइंस। एक होता है डायरेक्टर ऑफ CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, एक ये भी होता है। और एक होता है हमारे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, एक होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है ये। लेकिन जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, द डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी, ये हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं PCI के। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। जब PCI की जब बात करते हैं हम नॉमिनेट इलेक्टेड मेंबर की, तो इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, 8 मेंबर होते हैं। और नॉमिनेटेड में कितने होते हैं? नॉमिनेटेड में होते हैं 9। ठीक है, 8, 9 और 3 याद रखना। 8, 9, 3 PCI के मेंबर होते हैं। इलेक्टेड 8, नॉमिनेटेड 9 और एक्स ऑफिशियो 3। ठीक है। The next question is, who among the given is not the common member of PCI और DTAB? ये पूछ रहे हैं कि जो ये DTAB और PCI के मतलब जो मेंबर है जिसमें कॉमन मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। DGHS, डायरेक्टर CDL कोलकाता, डायरेक्टर ऑफ CDRI एंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो DTAB क्या होता है? वह भी जो DTAB होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, और PCI है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, डायरेक्टर CDRI। डायरेक्टर CDRI हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से होते हैं वो मैं एक बार बता देती हूँ। एक तो होते हैं हमारे डायरेक्टर जनरल, जो PCI में जो था ना हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, वो होते हैं चेयरमैन। एक होते हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, वो भी PCI में होते हैं। ठीक है। और एक होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ठीक है, एक ड्रग लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, वो होते हैं कलकत्ता के, एक वो भी होते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, है ना ये वाला सी। और नेक्स्ट है एक होता है डायरेक्टर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर,
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ एंड एक होते हैं MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक तो प्रेसिडेंट होंगे और एक हो जाएंगे PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, ये थे हमारे DTAB के एक्स ऑफिशियो मेंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल should have the following number of elected member। यहाँ बात हो रही है स्टेट फार्मेसी काउंसिल की, तो इसमें पूछ रहे हैं कि उसमें इलेक्टेड मेंबर कितने होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर A 6, B 5, C 9 और D है 7 जो होता है। क्या क्वेश्चन है वापस देख लेते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा 7 आंसर हो जाएगा। तो इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं 7। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 7 तो होते हैं इलेक्टेड मेंबर। और नॉमिनेटेड की बात होगी तो नॉमिनेटेड हो जाएंगे 5 और एक्स ऑफिशियो हो जाएंगे 3। तो तुम उसमें तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 7, 5 और 3, 7 इलेक्टेड, 5 नॉमिनेटेड एंड 3 हो जाएंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये हैं हमारे स्टेट के। और जब PCI की बात होगी तो तुम याद रखना 8, 9 और 3, 8 हो जाएंगे इलेक्टेड के, नॉमिनेटेड के 9 और एक्स ऑफिशियो के 3 मेंबर हो जाएंगे। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही थी तो आंसर हो जाएगा हमारा 7 D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड नंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मैंने अभी बताया था कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में तुम याद रखना 753। तो आंसर हमारे नॉमिनेटेड, इधर हमें नॉमिनेटेड का पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 मेंबर हो जाएंगे हमारे नॉमिनेटेड से। ठीक है, नॉमिनेटेड हो जाएंगे 5 मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो आंसर विल बी B। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर्म्ड। जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी बात हो रही है तो ऑप्शन देखते हैं, अंडर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, इन यूनियन टेरिटरी, इन C है इन 2 और मोर देन 2 स्टेट एंड D है ऑन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल काउंसिल। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या होते हैं, 2 से 3 स्टेट मिलकर एक अपनी फार्मेसी काउंसिल बनाते हैं, तो वो कहलाता है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो आंसर हो जाएगा हमारा C इन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मिनिमम एज फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट इन इंडिया। मिनिमम एक फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मेसी बनने के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए, 16 ईयर, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स और 21 ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा 18 ईयर्स, आंसर विल बी B। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो पूछ रहे हैं कि जो सेंट्रल रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का वो मेंटेन कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, B PCI, C सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और D हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट का रजिस्टर मेंटेन करेगी B PCI। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। Who responsible for the preparation and maintenance for first register। यहाँ पूछ रहे हैं फार्मासिस्ट का जो फर्स्ट रजिस्टर बनेगा वो मेंटेन कौन करेगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। तो ऑप्शन देखते हैं PCI, DGHS, AICT और स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जब फर्स्ट रजिस्टर की बात होगी तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर D के साथ, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। The next question, 15 number, the education regulation 1991 prescribe practical training for registration of pharmacist। जब एक D फार्म कंप्लीट होने के बाद जो फार्मेसी स्टूडेंट करते हैं एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, वो कितने घंटे की होनी चाहिए। तो 500 आवर्स, 600 आवर्स, 450 आवर्स और 700 आवर्स। तो वो जो एजुकेशन रेगुलेशन 99 में वो ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब की है 500 आवर्स की। ठीक है, आंसर हो जाएगा A। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेशन रेगुलेशन फॉर D फार्मा कोर्स हैव बीन फ्रेम्ड बाय। जो एजुकेशन रेगुलेशन फॉर D फार्मा कोर्स है उसको फ्रेम कौन करता है उनको। ठीक है, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
और डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही डी फार्मा कोर्स का क्या करता है, रेगुलेशन करता है, उसको बनाता है। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, पीसीआई। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेसी इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड बाय, जो फार्मेसी इंस्पेक्टर हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ड्रग कंट्रोलर और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट, हमें बात हो रही है फार्मेसी की, तो देखो ड्रग कंट्रोलर होगा नहीं, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो जाएगा हमारा आंसर बी, वो करेंगे, फार्मेसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द पर्सन अदर, बेटा the person other than a registered pharmacist dispensing any medicine to a patient is liable for punishment with imprisonment and fine up to, तो देखो 6 month और 300 रुपीज, 6 month 500 रुपीज, 6 मंथ और 1000 रुपीज और 12 मंथ और 500 रुपीज। तो इसकी पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट क्या हो सकता है, 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज का क्या हो सकता है, उसको भुगतान भरना पड़ सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, मतलब की बात हो रही है एआईसीटी की, तो लोकेटेड कहाँ है, एआईसीटीई वो लोकेटेड है मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली और कोलकाता। जब एआईसीटीई लोकेटेड है हमारे न्यू दिल्ली में, दिल्ली, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 920, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मेसी शुड सप्लाई टू द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ एवरी ईयर। जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है वो एवरी ईयर जो अपनी जो फर्स्ट रजिस्टर जो फार्मासिस्ट का होता है उसकी कितनी कॉपीज हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में पहुंचानी होती है, 5 कॉपीज, 2 कॉपीज, 3 कॉपीज और नन ऑफ दिस। तो जो हम एवरी ईयर 1 अप्रैल को पहुंचानी पड़ती हैं 5 कॉपीज, कितनी, 5 कॉपीज हमें पहुंचानी पड़ती हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगर फ्रेंड्स मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।